आरिफ है और आज मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आपके पास फिर से हाजिर हो चुका हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है जी मुस्लिम रोल इन सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स डाउनफॉल। तो हम स्टार्ट करते हैं बड़े से तरीके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम स्टार्ट करें जी एडवेंट एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम से। तो आपको पता है कि 571 एडी में मक्का के अंदर कुरैश की एक फैमिली में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं। अल्लाह ताला उनको कमांड करता है, वो इस्लाम फैलाना शुरू करते हैं और 63 साल ज़िंदगी में वो इस्लाम फैलाते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अब उन्होंने जो थेरी इस्लाम की दी, जो उन्होंने आइडिया दिया, जो उन्होंने एक लोगों तक एक पैगाम पहुंचाया, वो पैगाम उनकी वफ़ात के साथ ख़त्म नहीं हुआ। उनकी वफ़ात के बाद उनके असहाब ने उस पैगाम को कैरी किया और फिर आपको पता है कि सीरिया, अरेबिया, पर्शिया, फ़लस्तीन, इजिप्ट, हर जगह तक ये इस्लाम का पैगाम पहुंचता रहा। अच्छा, ये जो इस्लाम का पैगाम है ना, ये बड़ी जल्दी अल्लाह पाक ने इस्लाम को दुनिया की तरफ यानी कि भेज दिया, फैलाता गया और फिर इसके अंदर आपको पता है वेस्टर्न सेंट्रल एशिया भी आ गया, स्पेन भी आ गया, इंडिया भी आ गया और दुनिया के कई और हिस्सों में इस्लाम जो है वो फैल चुका है। अच्छा, अब इंडिया के बारे में, सब कॉन्टिनेंट के बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो इस्लाम फैला है वो तलवार के जोर पर फैला है। अच्छा, अगर हम हिस्ट्री को देखें ना, अगर हम इंस्टेंसेस देखें हिस्ट्री से, तो उसके अंदर हमें कोई ऐसा ऑथर नहीं मिलता इंटरनेशनल में जो कि हमें ये बता सके कि सब कॉन्टिनेंट में कभी भी कोई मुस्लिम कंकरर या रूलर ऐसा आया था जिसने कोई मैसेकर किया हो नॉन मुस्लिम्स का या परसिक्यूशन की हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में तो यानी कि सब कॉन्टिनेंट में तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ ने इस्लाम फैलाया वो थे सूफीज़ बहुत ज़्यादा आए हैं यहाँ पे, सेंट्स बहुत ज़्यादा आए हैं जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस से लोगों को अपने दीन की तरफ राग़िब किया। अच्छा जी, आगे बात करते हैं हम मोहम्मद बिन कासिम की, जो कि पैदा हुए 695 एडी के अराउंड और ये एक सकफ़ी ट्राइब से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि ताइफ में ही मौजूद था, अरेबिया में ताइफ में ही मौजूद था और ये हज्जाज बिन यूसुफ के बड़े क्लोज रिश्तेदार भी थे और छोटी सी उम्र में बड़े महारत रखते थे। इनका जस्टिस बहुत माना जाता था, इनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा थी, इनका पोटेंशियल इनमें बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ऑफिसर्स के ऊपर इनको बर्तरी दे के इन्हें पर्शिया का गवर्नर भी बना दिया। वहाँ पे जितने भी रेबल्स थे और रेबिलियन मूवमेंट्स थी उन सबको क्रश कर दिया था और फिर आपको पता है उसके बाद ये सिंध में आए, तो हम वो वाक़या अब शुरू करते हैं। अच्छा, मेरा जो कैलीफेट थे उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पे अटैक करने को क्यों कहा? अच्छा, ये तब हुआ जब राजा दाहिर ने कुछ मुसलमान बच्चों, औरतों और मर्दों को, जब वो दे वर सेलिंग बैक फ्रॉम श्रीलंका टुवर्ड्स पर्शियन गल्फ, तो उसके जो लुटेरे थे उसने पकड़ा उसको, उनको उस कश्ती को पकड़ा और लेके आ गया राजा ताहिर के पास सिंध में। राजा ताहिर ने इन सबको कैद कर लिया और फिर मोहम्मद बिन कासिम साहब आते हैं वहाँ से। रोहरी के मुकाम पे राजा ताहिर की फोर्सेस के साथ इनकी झड़प शुरू होती है। राजा ताहिर वहाँ पे मारा जाता है और फिर ये क्या करते हैं, ये सिंध को फतह कर लेते हैं। अच्छा, 712 एडी में ये दैबुल पे भी हमला करते हैं और उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो सिंध और मुल्तान को भी इन्होंने कंकर कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। इन्होंने इवन तो मुल्तान के बारे में बड़ी फेमस बात की थी, द सिटी ऑफ गोल्ड, ये इन्होंने मुल्तान के बारे में कहा था। हम आगे चलते हैं। जब गजनवी एम्पायर शुरू होता था, अब हम उधर से बात करते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद ये दौर चलता रहा 977 तक। 977 में गजनवी एम्पायर शुरू होता है जी और इसमें जो आते हैं वो सुबुक्तगीन होते हैं जिन्होंने 977 में इसको रूल करना शुरू किया और 997 तक वो रूल करते। बेटे आते हैं महमूद गजनवी 998 से 1030 तक। अच्छा, अब ये जो महमूद गजनवी हैं ये इस्लाम की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी इन्हें माना जाता है, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी हो जाती है। हम वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इनकी जो पर्सनैलिटी है वो कंट्रोवर्शियल कैसे होती है। अच्छा, इन्होंने जो अपने फादर से इनहेरिट किया था ना स्टेट में, वो जो 998 में जब ये आए थे तो वो थी सिर्फ गजनी स्टेट, यानी कि वो एक छोटी सी गजनी स्टेट थी। इन्होंने उसको फैला के इतना बड़ा कर दिया जो कि तकरीबन 1 सेंचुरी तक चलती भी रही। अच्छा, इन्होंने तकरीबन कुछ 17 दफ़ा इंडिया में इन्वेट किया होगा, यानी कि हमला किया होगा इंडिया में 1000 से लेके 1026 के दौरान। अच्छा, गजनवी की जो मैं अभी बात करता, महमूद गजनवी की जो सिग्निफिकेंट उनकी इन्वेजन थी वो आती है सोमनाथ के मंदिर को लेके और कंट्रोवर्सी भी यहीं पे आती है। अच्छा, वो आते हैं, वो बुत तबाह करते हैं सारे, वो मंदिर को ढाते हैं और वो चले जाते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट है और दूसरा ये कहा जाता है कि वो आए, जो कि नॉन मुस्लिम्स का कॉन्सेप्ट है। वो आते हैं,
वो मंदिर को तबाह करते हैं और उसको लूटते हैं, बहुत बड़े मतलब बहुत बुरे तरह से उसको लूटते हैं। और फिर वहाँ पे जो डिफेंस पे होते हैं 50,000 जो फौजी या फिर 50,000 जो लोग खड़े होते हैं उसकी हिफाजत में, उन सबको मार के जाते हैं। अब ये चीज़ इनको बहुत कंट्रोवर्शियल कर देती है इनकी पर्सनैलिटी को। महमूद गजनवी के दौर में ही अल बैरूनी आते हैं और वो अपनी हिंदूज़ के बारे में अपनी फेमस किताब लिखते हैं, किताबुल हिंद, या जिसे हम तहकीक हिंद भी कह सकते हैं। सुल्तान बैरम शाह जो थे वो गजनवी एम्पायर के लास्ट वो सुल्तान थे। और फिर उसके बाद जो थे वोरीज जो थे उन्होंने आके कैप्चर कर लिया था, उन्होंने आके 1151 में कंकर कर लिया था गजनी को। इस तरह उनकी वहाँ से आगे सल्तनत या उनकी हुकूमत शुरू हो जाती है। अब हम वोरीज डायनेस्टी पढ़ते हैं जो कि 1162 से शुरू होती है और वो 1206 तक चलती है। अगले इन्वेडर जो हैं वो मोहम्मद गौरी हैं। मोहम्मद गौरी को शहाबुद्दीन भी कहते हैं, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भी इनको कहा जाता है। और ये ट्रू फाउंडर थे मुस्लिम रूल के। इंडिया के अंदर ये पहले ट्रू फाउंडर थे मुस्लिम रूल के। और इन्होंने जो था कि इनके दौर में एक मतलब बुद्धिस्ट बहुत ज़्यादा था उस जगह पे, तो फिर उन सब ने सुन्नी इस्लाम के अंदर पैर रख लिया था। और फिर इन्होंने जो पहले दफ़ा खैर इन्वेड किया था इंडिया को वो 1176 में था। उसके बाद बैटल ऑफ तरेन आती है जिसमें 1191 में जो पहली जंग होती है उसमें ये और इनके साथ जो राजा पृथ्वीराज चौहान होते हैं जो कि इंडिया के मोस्ट पावरफुल रूलर भी समझा जाता है जिनको, वो होते हैं, उनके साथ इनकी जंग होती है, वो जीत जाते हैं और वो भटिंडा का इलाका जो इनके हुकूमत के अंदर आता है उसको रीगेन कर लेते हैं, यानी कि रिकवर कर लेते हैं इनसे। अच्छा, उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ तरेन होती है जो कि 1192 में होती है, लेकिन उसमें पृथ्वीराज हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी साहब उसमें जीत जाते हैं। और इस तरह इनका जो रूल है उसको एक मतलब उसका रास्ता और साफ हो जाता है मुस्लिम रूल का इंडिया में। अच्छा, मोहम्मद गौरी जब ये सब कर लेते हैं उसके बाद 1206 में लाहौर में एक रिवोल्ट आता है, उसको वो क्रश करके जब वापस गजनी जा रहे होते हैं तो रास्ते में रुक के वो अपने एक छोटे से महदूद से ग्रुप के साथ नमाज पढ़ने के लिए शाम की रुकते हैं। और वो सिक्योरिटी वगैरह उनके पास नहीं होती, यानी कि उन्होंने कोई प्रिकॉशंस नहीं ली होती उस टाइम पे। और खोखर्स, हिंदू खोखर्स आते हैं और कुछ जगहों पे आता है कि हिंदू खोखर्स के साथ जो शिया थे वो भी आते हैं और आके वो क्या करते हैं, इनको मार देते हैं वहाँ पे। और इतनी बुरी तरह से इन्हें मारा जाता है कि इनके जिस्म पे 22 जख्म होते हैं और फिर ये जहाँ गिरते हैं इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनको वहीं पे दफना दिया जाता है। 1206 में इनके बहुत फेमस स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक इनकी वफ़ात के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और वो खुद ही सुल्तान बन गए। और उनके सुल्तान बनने के साथ दिल्ली सल्तनत भी इस्टेब्लिश हो गई और पहली डायनेस्टी यानी कि ममलूक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी भी वहीं से बन चुकी थी। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की जो कि 1206 से 1526 तक चलती है। और दिल्ली सल्तनत पहली मुस्लिम सल्तनत थी जो एग्जिस्ट की थी 13वीं और 16वीं सदी के दरमियान में। और फिर दिल्ली में इसका समझ लें कैपिटल था, लेकिन ये नॉर्दर्न इंडिया में जो पूरा नॉर्दर्न इंडिया था ज़्यादातर उसके अंदर कन्फाइंड थी, मेनली कन्फाइंड थी दिल्ली सल्तनत जो थी। इसको 5 डिफरेंट डायनेस्टीज ने रूल किया था। अब 5 डिफरेंट डायनेस्टीज के नाम मैं आपको बता देता हूँ। उसमें पहली है द ममलूक और स्लेव डायनेस्टी जो कि 1206 से 1290 तक चलती है। उसके बाद आती है द खिलजी डायनेस्टी जो कि 1290 से 1320 तक चलती है। और तुगलक डायनेस्टी आती है वो 1320 से 1414 तक चलती है। द सैयद डायनेस्टी आती है जो कि 1414 से 1451 तक। और उसके बाद लोडी डायनेस्टी जो कि 1451 से 1526 तक चलती है। और इसके बाद आपको पता है कि मुगल एम्पायर शुरू हो जाता है जब बाबर आता है। तो हम शुरू करते हैं द ममलूक और स्लेव डायनेस्टी से जो कि 1206 से 1290 तक चली थी। अच्छा, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इक्वालिटी ऑफ इस्लाम और मुस्लिम ट्रेडिशंस वाला है। साउथ एशिया में की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि स्लेव्स जो थे वो मतलब सुल्तान के स्टेटस तक पहुंच चुके थे। और ये स्लेव जो डायनेस्टी थी इसने कोई 84 साल यानी कि 84 ईयर्स इसने कोई रूल किया था सब कॉन्टिनेंट पे। अच्छा, इसके जो पहले सुल्तान थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, वही जो फेमस स्लेव थे गौरी जी के। 1206 से 1210 तक इनका टाइम पीरियड है और कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इन्होंने क्या किया, गौरी किंगडम से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए और इन्होंने स्लेव डायनेस्टी और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत को शुरू किया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की आगे बात करते हुए हम कहते हैं जी कि ही अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान। और इन्होंने क्या किया कि अपना जो कैपिटल था उसको दिल्ली से लाहौर में ले, यानी कि इन्होंने लाहौर को कैपिटल रखा अपना।
और इनको लख बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि ये जो मुस्लिम राइटर्स थे उनको चैरिटी किया करते थे। एक दफ़ा इन्होंने 1 लाख जो सिक्के थे उसकी चैरिटी की, तो उसके बाद इनको लख बख्श भी कहा जाता था। और उसके बाद इन्होंने इनकी जो फेमस कंस्ट्रक्शंस हैं उसमें आती है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली, और कुतुब मीनार जो कि इन्होंने एक सूफी सेंट थे बहुत फेमस कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे इन्होंने ये कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था। अच्छा, इनकी मौत हुई थी हॉर्स पोलो खेलते हुए 1210 में, और इनकी मौत के बाद इनके बेटे आराम बख्श ने आना था रूल करने के लिए, लेकिन वो अल्तुतमिश से मारा गया था। अभी अल्तुतमिश कौन थे? ये शमसुद्दीन अल्तुतमिश जो के सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, जिनका टाइम पीरियड था 1210 से 1236 तक। 26 साल इन्होंने रूल किया था। अच्छा, इनका मामला क्या था, कैसे ये सन इन लॉ बने कुतुबुद्दीन ऐबक के? इनके जो भाई थे ना वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आए और इनको बेच के चले गए। कुतुबुद्दीन ने इनको देखा, इनको पाला, इनको अपनी बेटी के साथ इनकी शादी की, और साथ ही साथ इनको एक सिटी था ग्वालियर उसका इक़्तिदार भी दिया। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं इल्तुतमिश की फर्दर। तो 1211 में इन्होंने क्या किया, आराम बख्श को मार दिया और खुद सुल्तान बन गए। और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो कैपिटल था वो वापस लाहौर से ये दिल्ली ले गए। कुतुब मीनार को कंप्लीट किया दिल्ली में, और अरेबिक कॉइनेज जो सिल्वर टांका और कॉपर जितल था वो कॉइन्स इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाए, जो कि बाद में मॉडर्न रुपी की बेस बन गए थे। ही आल्सो स्टार्टेड अ न्यू क्लास ऑफ रूलिंग एलिट्स। उन्होंने 40 बंदों की या मिलिट्री पावरफुल मिलिट्री लीडर्स की एक क्लास बनाई रूलिंग एलिट्स की, जिसको उन्होंने नाम दिया द 40 नोबल्स और चहलगानी सिस्टम। ये अहम चीज़ें याद रखिएगा। इनके बाद इनकी बेटी आती है रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 तक। सिर्फ 4 साल रूल करती है वो। किस तरह से कि अल्तोनिया जो होता है गवर्नर होता है बठिंडा का, इनके खिलाफ खड़ा होता है, इनको अगवा करता है और ले जाता है। अब ये जब वहाँ जाती हैं तो सोचती हैं कि क्या मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी यहीं पे गुजारूंगी अगवा में, इसकी कैद में गुजारूंगी बाकी की ज़िंदगी। तो वो क्या करती हैं, वो अल्तोनिया को बुला के उसको कहती हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेती हूँ, इस तरह तुम सुल्तान बन जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ खुशी खुशी रह लूँगी। अल्तोनिया कहता है ठीक है, अगर ये मामला है तो मैं शादी कर लेता हूँ। अल्तोनिया शादी कर लेता है और ये दोनों अपना कंट्रोल रीगेन करने के लिए वापस दिल्ली जा रहे होते हैं कि रास्ते में का भाई बहराम जो शाह है वो आता है और वो आके दोनों को मार देता है जंग करने के बाद इनसे। और फिर उसके बाद जो दूसरा भाई है निज़ामुद्दीन महमूद, वो 1245 में गद्दी पे आ जाता है और वो 1266 तक यानी 1245 में वो आता है और 1266 तक वो रहता है। अच्छा, वो कैसे आ गया? बहरम शाह ने उसको मारा, लेकिन निज़ामुद्दीन जो महमूद है वो कैसे आ गया? बहरम शाह ने मारा, लेकिन उसके बाद इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती रही। 5 साल तक कोई भी गद्दी पे नहीं बैठा था प्रॉपर तरह से। तो इनकी आपस में लड़ाइयों के बाद जो था निज़ामुद्दीन महमूद ये आके बैठा था। ये यंगेस्ट सन था उसका, ये यंगेस्ट सन था इल्तुतमिश का, और ये सुल्तान रहा 20 साल के लिए। उसके बाद इसकी 1266 में वफात हो गई और बलबन जो था गयासुद्दीन बलबन, उसने डायरेक्टली थ्रोन अपने हाथ में ले लिया। अब गयासुद्दीन बलबन कौन था? गयासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश के मतलब चूज करदा नोबल्स में से एक था, लीड क्लास नोबल्स में से एक था। वो 1266 से 1287 तक ये रहा। अच्छा, इसने क्या किया, इसने बड़े सख्त किस्म के कोड डिसिप्लिन बनाए और इसने कुछ नई किस्म की कस्टम्स शुरू कर दी, जिसमें प्रोस्ट्रेशन भी आता था, जिसमें अगला आके इसके पैर चूमेगा और बताएगा कि आप सुल्तान, आप मुझसे सुप्रीम हो, आपकी सुप्रीमेसी इस तरह से मुझ पर वाज़ह हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसने एक स्पाई डिपार्टमेंट बनाया था ताकि पकड़ सके कि कौन इसके खिलाफ है कौन इसके खिलाफ नहीं है। फिर इसने पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन वहाँ पे रखी। पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन का मतलब ये था कि मैं इल्तुतमिश की तरह या बाकियों की तरह कोई किसी भी रेबेलियन को या रेबेलियन मूवमेंट को या रेबल को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे क्रश कर दूंगा बुरी तरह से, और इसने किया भी था। अच्छा, उसके बाद एक इसके बारे में एक इसकी बात बहुत अजीब है, वो ये है कि ये कहता था लोगों को कि मैं खुदा हूँ, मुझे खुदा कहा करो। तो लोगों ने इसको समझाया कि देखो सब कॉन्टिनेंट में दीन के मामले में लोग बहुत जज्बाती है, अगर तुम कोई इस तरह की बात करोगे खुदा वाली तो वो तुम्हारे बहुत खिलाफ हो जाएंगे। तो इसने कहा कि ओके चलो मैं खुदा नहीं हो सकता, आई कैन बी द शैडो ऑफ गॉड, तो मुझे तुम खुदा का साया कह लो, मेरे लिए ये भी काफ़ी है। तो इसने खुद को शैडो ऑफ गॉड कहा था और ये बात भी इसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। इसने नवरोज़ जो फेस्टिवल था वो शुरू करवाया था नोबल्स को इम्प्रेस करने के लिए। नवरोज़ एक ईरानियन फेस्टिवल है न्यू ईयर का,
और उसके बाद इसने सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया दीवान अर्ज के नाम से। और इसका जो बेटा था मोहम्मद और इसका एक गुलाम था तुगरल के नाम से, ये दोनों मंगोल्स के हाथों मारे गए थे। इसके बाद इसका जो ग्रैंड सन था केकोबाद, वो 1287 में आता है, 1290 तक वो रहता है। केकोबाद ने जो पैसे थे, जो माल था, उसको बस अयाशी में उड़ाना शुरू कर दिया, और जो एक्चुअल कंट्रोल था वो निज़ामुद्दीन, मलिक निज़ामुद्दीन के हाथ में था। और उसने क्या किया, उसके खिलाफ, वो इसका गवर्नर था, और उसके खिलाफ जो आया, जो भी कोई प्रिंस भी उसके खिलाफ आया या कि कोई भी गवर्नर नोबल आया, इसने सबको क्रश कर दिया, इसने किसी को भी नहीं छोड़ा। और फिर जब केकोबाद को ये बात पता चली इसकी कि यार ये तो सबको मारी जा रहा है, तो उसने केकोबाद ने इसको मार दिया। 1290 में फिरोज जो होता है वो खिलजी मलिक होता है एक, और उसको केकोबाद ने ही आरिसे ममालिक भी लगाया होता है, अपॉइंट किया होता है, लेकिन वो इसको मारता है, केकोबाद को मार देता है, और अपनी इंडिपेंडेंस वो डिक्लेयर करके अपने आप को टाइटल देता है जलालुद्दीन खिलजी का। और यहाँ से हमारी खिलजी डायनेस्टी शुरू हो जाती है। आगे हम शुरू करते हैं खिलजी डायनेस्टी, जो कि 1290 से 1320 तक चलती है। अच्छा, ये जो डायनेस्टी है ना, इसके भी मतलब इसके फाउंडर जो थे वो मलिक फिरोज थे, जैसे भी आपको मैंने बताया कि उन्होंने केकोबाद को मार दिया था। हालांकि केकोबाद ने उनको अपॉइंट किया था आरिस ममालिक के तौर पे। अच्छा, उसके बाद जो लोग थे ना, उन्होंने इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे लोग, क्योंकि ये बहुत अरसा अफगान में रह किया। अच्छा, ये भी आपको बता दूं, जो 5 डायनेस्टीज हैं, यानी कि जो पहली 4 है उसमें से, जिसमें स्लेव डायनेस्टी है या ममलूक डायनेस्टी है, और दूसरी डायनेस्टी जो है खिलजी डायनेस्टी, तीसरी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी, और चौथी सैयद डायनेस्टी। ये चारों की चारों जो डायनेस्टीज हैं, इसके जो हुक्मरान थे वो तुर्क्स थे। और इधर उस टाइम पे साउथ एशिया में भी जो ज़्यादातर लोग थे वो तुर्क्स थे। अब ये जो थे, ये भी तुर्क ही थे खिलजी के, यानी कि मैं बताया चारों पहले तुर्क थे, लेकिन ये अफगानिस्तान में बहुत अरसे से रह रहे थे, तो इनकी जो कस्टम्स थी वो उनकी जैसी हो चुकी थी, अफगानियों की जैसी। और ये बात तुर्कों को पसंद नहीं आ रही थी, वो इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि मतलब इसने लोगों के ऊपर ख़जानों के मुंह खोल दिए, ये बड़ा उनके साथ खुले दिल से रहने लग गया, जेनरोसिटी के साथ रहने लग गया। तो लोगों ने भी इसके लिए अपने दिल खोल दिए और इसको एक्सेप्ट कर लिया था, फिरोज यानी कि जलालुद्दीन खिलजी को। अच्छा, जलालुद्दीन खिलजी का जो खुद का नेफ्यू था अलाउद्दीन, वो इसका नेफ्यू तो था ही, साथ में इसका दामाद भी था। उसने क्या किया, उसने खुद ही इसको मार दिया था 1290 में, और उसने खुद अपने आप को न्यू रूलर डिक्लेयर कर दिया था। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, जिनका रूल था 1296 से 1316 तक। अच्छा, अलाउद्दीन की जो उनकी दौरे हुकूमत था, उसको बड़ा इनोवेटिव समझा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, रेवेन्यू रिफॉर्म्स के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, और उसके साथ साथ मार्केट कंट्रोल रेगुलेशंस जो उन्होंने बनाए थे, वो उनको बड़ा उम्दा कहा जाता था अलाउद्दीन खिलजी साहब के। उनके दौर में फतवाहत बहुत हुई, इवन दो उनके जो टाइम पीरियड था उसको गोल्डन इरा ऑफ खिलजी डायनेस्टी भी कहा जाता है। अच्छा, वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने साउथ इंडिया पे अटैक किया था, और उन्होंने मलिक कफूर को भेजा था, जो उनका मोस्ट रिलायबल जनरल था अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ साउथ। इसके बाद उन्होंने एक लार्ज आर्मी बनाई, और वो उन सबको कैश में पे किया करते थे। उन्होंने दाग का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, दाग मतलब कि ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस, और उसके बाद उन्होंने हुलिया का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि था यूनिफॉर्म ऑफ सोल्जर्स। इनकी जो फेमस कंस्ट्रक्शन थी, उसमें अलाई दरवाज़ा आता है, उसमें सीढ़ी फोर्ट आता है, उसमें जमात खाना मस्जिद आता है, हौज़े ख़ास और 1000 सुतून महल भी उसमें शामिल है। इनको अलेक्जेंड्रिया ऑफ या अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो 1316 में उनकी वफ़ात होती है, और मलिक कफूर जो था वो किसी ना किसी तरह से कोशिश करके उनके 6 साल के बेटे उमर को प्रिंस बना देता है, यानी कि सक्सेसर बना देता है अलाउद्दीन खिलजी का। अच्छा, अब 6 साल के बेटे को बनाते हैं, क्योंकि इसमें 2 ग्रोहों में बढ़ जाते हैं, एक मलिक कफूर और वो 6 साल का जो उनका बेटा होता है अलाउद्दीन का, और जो दूसरी तरफ होती है उनकी बेगम होती है, और उनका दूसरा बेटा होता है। मलिक कफूर किसी न किसी तरह से इनको बना देता है, और मलिक कफूर की वफ़ात के बाद उनका बेटा जो कुतुबुद्दीन मुबारक होता है वो आता है, और अपने भाई को उमर को, जिसका नाम उमर होता है, उसको हटा के तो खुद सुल्तान बन जाता है 1316 के अंदर। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, बहुत बर्थलेस रूलर था। इसकी वजह यह है क्योंकि जब ये रूल कर रहा था, तो ये अपना ज़्यादातर टाइम जो था वो शराब नोशी में या फिर वुमनाइजिंग में गुजारता था। और इसकी गवर्नमेंट को जो रूल कर रहा था वो खुसरो खान था, एक हिंदू स्लेव था, एक लो बोर्न हिंदू स्लेव था खुसरो खान, जिसको खुसरो खान का टाइटल खुद मुबारक शाह ने दिया था, लेकिन
उसी खुसरो खान ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलके इसका कत्ल कर दिया, और उसने क्या किया जी कि वहाँ पे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके उसने खुद को सुल्तान बना दिया। कि उसके बाद गाजी मलिक साहब आते हैं जो कि देपालपुर पंजाब के सूबेदार होते हैं, और वो उस बंदे को मार देते हैं, यानी कि उस खुसरो खान को गाजी मलिक मार देते हैं। अब गाजी मलिक जब मारते हैं तो साथ ही तुगलक डायनेस्टी शुरू हो जाती है, क्योंकि गाजी मलिक जब मारते हैं उसको तो ये अपने आप को नाम देते हैं गयासुद्दीन तुगलक का, और यहाँ से तुगलक डायनेस्टी शुरू होती है जो 1320 से 1414 तक चलती है। अच्छा, ये जो डायनेस्टी थी इसमें पहली दफ़ा गयासुद्दीन तुगलक ने पहली दफ़ा क्या किया कि इरिगेशन का सिस्टम इन्होंने दिया, यानी कि ये जो नहरी निज़ाम होता है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। अच्छा, उन्होंने तुगलक का बाद किला भी एक बनाया था दिल्ली में, और फिर उसके बाद उनके अपने बेटे जुना खान ने उनको मार दिया था। 1320 से 1325 तक ये रहे थे, उसके बाद अपने बेटे ने मार दिया। जुना खान ने खुद को नाम दिया मोहम्मद बिन तुगलक का, और 1325 में वो आते हैं और 1351 तक वो रहते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो कैपिटल था, जो जुना खान आता है, वो जुना खान आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, वो क्या करते हैं अपना जो कैपिटल होता है उसको देवागिरी में ले जाते हैं, देवगिरी में, और उसको दौलताबाद का नाम दे देते हैं। अच्छा, इन्होंने कॉपर और ब्रॉन्जे का इंट्रोड्यूस करवाया था कॉइन्स के तौर पे, लेकिन उसके ऊपर कोई नाम और कोई निशानी नहीं दी थी, कोई तस्वीर नहीं दी थी, यानी कोई स्पेशल मार्क नहीं दिया था जिससे पता चल सके कि ये सिक्का करेंसी का है। बस उसको एक शेप दी थी, और क्या क्या लोगों ने घरों में बैठ के वैसी शेप दे के खुद से पैसे बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, ये अभी तक जितने भी रूलर्स हमने डिस्कस किए हैं उन सब में सबसे पढ़ा लिखा था, और इसीलिए इसकी इस बेवकूफ़ी की वजह से इसको वाइजेस्ट फूल भी कहते हैं। और फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसने बनवाया था। मोरक्कन जो ट्रैवलर थे इब्न बतूता, वो इसी के दौर में आए थे, और उन्होंने इधर आके 1338 में सफ़रनामा लिखा था, और मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो मर गए थे 1351 में। फिरोज शाह तुगलक जो उनके कज़न ब्रदर थे वो आते हैं 1351 में, जो कि 1388 तक रहते हैं। इन्होंने बड़े काम किए थे, वो कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें ओल्ड एज पेंशन डिपार्टमेंट बनाया इन्होंने मैरिज डिपार्टमेंट बनाया, इन्होंने स्लेव डिपार्टमेंट बनाया, इन्होंने चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जजिया इम्पोज किया, इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर खिराज इम्पोज किया, और उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के ऊपर ज़कात इम्पोज की, जो कि बहुत अच्छे स्टेप थे तीनों के तीनों। उसके बाद इन्होंने 300 के करीब कोई सिटीज़ बनाए अपने दौर में, और उसके बाद इन्होंने एक रिवर जो था उसको बनवाया सतलुज से लेके हांसी तक, और फिर ये मर गए 1388 में। इनका डिक्लाइन फिर आगे इस तरह से आता है कि इनकी जो वफात होती है 1388 में, तो एक टसल ऑफ पावर अगेन शुरू हो जाता है। क्या होता है कि जितने भी इनके प्रिंस होते हैं, इनके औलाद होते हैं, वो सारे आपस में लड़ने लग जाते हैं, और इसी लड़ाई के दौरान 1398 में आमिर तैमूर आता है, इन्वेड करता है दिल्ली को, और इनको और ज़्यादा कमज़ोर कर देता है, और फाइनली 1414 में इनकी डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है, और खिज़र खान वहाँ का सुल्तान बन जाता है, और वो सैयद डायनेस्टी को शुरू करता है। सैयद डायनेस्टी 1414 से चलती है जी 1451 तक, और खिज़र खान जो कि फाउंडर थे सैयद डायनेस्टी के, वो फॉर्मर गवर्नर थे मुल्तान के। खिज़र खान जो थे वो, और उनके जो आगे जो टोटल 4 ये हुक्मरान आते हैं, चारों के चारों बहुत वीक रूलर्स थे। ना इन्होंने कोई जंगें लड़ी हैं, ना इन्होंने कोई काम किए हैं, ना इन्होंने कोई भला किया है, ना ये कोई बुरा कर सकें, अपने साथ ही किया जो किया। इन्होंने 1414 में खिज़र खान आते हैं, वॉज अ वेरी वीक रूलर। 1421 में उनका बेटा आता है, कुछ भी नहीं करता है, और 14 मुबारक शाह उनका बेटा है। उसके बाद उनका बेटा मोहम्मद शाह आता है 1434 में। उसके अंदर भी कोई अचीवमेंट्स इतनी नहीं है कि हम डिस्कस कर सकें, ऐसे नहीं है। और उसके बाद उनका बेटा था मोहम्मद शाह, और उसका जो एक वज़ीर होता है या नोबल होता है हामिद ख़ान के नाम से, वो क्या करता है, बहलूल लोधी जो होता है उसको इनवाइट करता है कि आप आएँ और ये जो है थ्रोन ले जाएं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये बहुत ही नाकारा है, नाकाम है। लोधी डायनेस्टी शुरू होती है यहाँ से 1451 से, और फिर 1526 तक चलती है। लोधी डायनेस्टी ये अकेली डायनेस्टी जिसको लड़ना ही नहीं पड़ा। इस डायनेस्टी को कायम होने के लिए लड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि जब ये आए हैं लोधी डायनेस्टी वाले बहलूल लोधी साहब, तो जो वो थे अहमद शाह जो थे आखिरी सैयद डायनेस्टी के जो आखिरी रूलर थे, वो खुद ब खुद ही छोड़ के चले गए थे, वो साइड पे हो गए थे। तो लोधी डायनेस्टी यहाँ से शुरू होती है, और ये पहले
रूलर, पहले और आखिरी अफगान रूलर थे, अफगान डायनेस्टी थी एक्सेप्ट शेरशाह सूरी, जिन्होंने रूल किया था साउथ एशिया को। बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक रहते हैं। कोई ख़ास काम नहीं, हम डिस्कस नहीं करेंगे। इनके बेटे पे चलते हैं जो कि सिकंदर लोदी हैं, 1489 से आते हैं। और बहलोल लोदी के बेटे हैं सिकंदर लोदी, क्या करते हैं, एक सिटी बनाते हैं, फेमस सिटी जिसको हम सिटी ऑफ आगरा कहते हैं 1504 में। और ये फिर अपना जो कैपिटल है वो आगरा में ही शिफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद इब्राहिम लोदी जो कि सिकंदर लोदी के बेटे हैं वो आते हैं। वो एक बड़ा ना क्रूअल सुल्तान था। वो जब आता है तो वो बहुत ज़्यादा जुल्म करता है, अपनों पे भी बहुत जुल्म करता है, यहाँ तक कि उसके अपने ही उसके खिलाफ हो जाते हैं। महमूद लोदी जो उसका अपना सगा भाई होता है वो, और पंजाब का जो सूबेदार होता है दौलत खान, और सुल्तान होता है मेवाड़ का राणा संघा, ये सारे मिलके क्या करते हैं, ये बाबर को इनवाइट करते हैं कि बाबर आए और आके आके इसके रूल को खत्म करें, क्योंकि ये बहुत जालिम हो रहा है। बाबर आता है 1526 में, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है और उसमें ये मारा जाता है। जब ये मारा जाता है तो ये डायनेस्टी खत्म हो जाती है, ना कि ये बल्कि दिल्ली सल्तनत भी इसके साथ खत्म होती है, और यहाँ से मुगल एम्पायर का रूल शुरू हो जाता है या उसका बनना शुरू हो जाता है। तो हम अपने इस वीडियो के पार्ट 2 में हम मुगल एम्पायर को देखेंगे। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज।